नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलम कृष्णा है। नीलम कृष्ण चैनल में आपका एक बार की तरह फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी क्या होती है, किन पेशेंट को ये सजेस्ट की जाती है, इसका प्रोसीजर क्या है, होती है या नहीं होती है, फुल डिटेल में आज हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी ये एक टेस्ट नहीं है, ये एक ऑपरेशन है, एक सर्जरी है। जी हाँ, ये एक ऑपरेशन है, एक सर्जरी है। प्लीज़ ऑपरेशन के नाम से घबराइए मत, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी इसी घबराहट की वजह से पिछले 3 साल पहले ही मुझे डॉक्टर ने लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी के लिए सजेस्ट किया था। लेकिन इसी घबराहट, इसी डर की वजह से कि नहीं मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी, मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेरे बॉडी में स्टिचेस आएंगे, ये सारे डर की वजह से पिछले 3 साल पहले जब डॉक्टर ने मुझे लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी बोला था, लेकिन इसी डर की वजह से मैंने ये कभी नहीं करवाया। बहुत गलतियाँ हुई हैं मुझसे, जो कि मैं प्लीज़ चाहूँगी कि आप ना करें वो गलती। अभी रिसेंटली मैंने 10 दिन पहले ही लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी कराया है, इसीलिए आपके सामने आई हूँ कि लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हो सकता है, लेकिन अगर मेरे जैसा केस है, किसी भी फीमेल का अगर मेरे जैसा केस है, तो मैंने जो 3 साल पहले मुझे ले लेना चाहिए था टेस्ट, उसको मैंने अब लिया है, 10 दिन पहले ही लिया है। लेट हो चुकी हूँ इस चीज़ को, मैं पहले भी करा सकती हूँ। वो गलती आप ना करें प्लीज। आप समझ लेते हैं। डिटेल में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मेरे को 3 साल लेट क्यों हुआ, क्या रीज़न थे कि 3 साल लग गए मुझे इस टेस्ट को लेने में। टेस्ट बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, लेकिन ये सर्जरी है। सर्जरी लेने में मुझे इतना टाइम लग गया, क्या कारण रहे वो ये बहुत एक लंबी कहानी है, वो इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे इससे रिलेटेड कि मैंने 3 साल क्यों लगा दिए। इस वीडियो में सिर्फ हम ये बात करेंगे कि ये होता क्या है, कब कर लिया जाता है इस टेस्ट को, कब के लिए कौन सी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब फीमेल को लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी के लिए बोल दिया जाए। सबसे पहला मेरा एक वीडियो है HSG, उसमें मैंने डिटेल में बताया HSG क्या है, बस वहीं से इसकी शुरुआत कर। HSG टेस्ट में क्या होता है कि हमारी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक दिखती हैं, एक्सरे में हमारी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक दिखती हैं। वो फॉलोपियन ट्यूब को ओपन करने की ये सर्जरी है। या फिर किसी का यूट्रस बहुत ज़्यादा अंदर से चिपका हुआ है, कुछ मांस का लोदा है उसके अंदर, किसी तरह का कोई जाली सी जम गई है, कोई लेयर आ गई है जो यूट्रस के ऊपर एक ऐसी लेयर आ गई है। ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी के थ्रू ही हम इसका क्योर कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी होती क्या है। इनके पहले नाम के मीनिंग को समझ लेते हैं। लैप्रोस्कोपी, अब नाम से समझते हैं। लैप मतलब पेट, स्कोपी का मतलब देखना, यानी पेट के अंदर जाकर ऑर्गन्स को देखना। ठीक है। अब हिस्ट्रोस्कोपी का मीनिंग क्या है? हिस्ट्रो मतलब यूट्रस और स्कोपी मतलब देखना। यूट्रस के अंदर हम कैमरे को ले जाते हैं और यूट्रस के अंदर के हर पार्ट को डिटेल में, हिस्ट्रोस्कोपी का ये मीनिंग हो गया। अच्छा, लैप्रोस्कोपी को हम एक अलग तरीके से समझ सकते हैं कि पेल्विक एरिया के ऑर्गन को एक्सटर्नली देखना, बाहर से देखना। लैप्रोस्कोपी में हम बाहर से उनकी कंडीशन को देखते हैं कि वो उनकी शेप ठीक ठाक है या नहीं है, फॉलोपियन ट्यूब प्रॉपर किसी तरह की कोई स्वेलिंग तो नहीं है फॉलोपियन ट्यूब में, बाहर फॉलोपियन ट्यूब पे कोई लेयर तो नहीं जम गई, हमारी ओवरी हैं वो सही कंडीशन में है या नहीं है, हमारे यूट्रस के बाहर कोई परत तो नहीं जम गई है, कोई लेयर तो नहीं जम गई है ना। ये सारी चीज़ें हम लैप्रोस्कोपी से देख लेते हैं। अब बात आती है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब हमारे यूट्रस के अंदर इसी तरह की कोई, ये आपस में यूट्रस की दीवारें चिपकी तो नहीं है। यूट्रस की जो दीवार है, इस तरीके से ये यूट्रस है, ये आपस में इसकी दीवारें एक दूसरे से अंदर से चिपकी तो नहीं है, ये हिस्ट्रोस्कोपी से पता चलेगा। फॉलोपियन ट्यूब के अंदर किसी तरह की जो रुकावट है वो कहाँ है, उसकी शुरुआत में है, उसके मिड पार्ट में है, या फिर बाहर उसके एंड पार्ट में है। ओवरी का साइज़
नॉर्मल है या नहीं है, या फिर उसमें कोई सिस्ट लगे हुए हैं, सिस्ट हैं उसमें। सारी चीज़ें हमें हिस्ट्रोस्कोपी से पता चलती हैं। ठीक है, अब बात न, इसे एक बहुत सरल एग्जांपल से मैं बताने का कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, हमारे घर में कोई पाइप लगा है, वो पाइप अंडरग्राउंड है। ठीक है, पाइप से इधर से पानी पाइप से आता है और इधर से पाइप के एंड एरिया से, पाइप के बाहर इधर से पानी निकल जाता है। अब एक दिन आप पानी को इधर से जब डालते हैं, पानी इधर से आप डालते हैं तो पानी अब बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है। अब वो अंडरग्राउंड है पाइप, तो हम कैसे ये बात, हमें कैसे पता चलेगी कि वो पाइप की रुकावट कहाँ, वो पाइप पानी कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आकर रुक गया पानी, या फिर यहाँ तक आके रुक गया, या फिर यहाँ तक आके रुक गया। ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? जब हम पाइप के जहाँ से वो पाइप का होल कर उसके अंदर जाकर हम देखेंगे, एक वायर डालेंगे अंदर की तरफ, और जहाँ रुकावट होगी उस वायर को सपोज मान लीजिए उस वायर में एक हम कैमरा लगा देते हैं। ठीक है, वो कैमरा उस पाइप के अंदर क्या रुकावट है वो हमें स्क्रीन पे दिखा रहा है। इसकी हेल्प से हमने उसको निकाल दिया। ठीक है, फिर हमने पानी डाल के देखा कि वो रुकावट चली गई है या नहीं, तो देखा कि हाँ वो रुकावट अब इस वायर की हेल्प से निकल गई है और पानी बाहर की तरफ आ गया है। ये एक बहुत सरल एग्जाम्पल मैंने बताया है। एक मैंने कोशिश की है सरल एग्जाम्पल से आपको समझाने की कि सेम टू सेम हमारे बॉडी में इसी तरीके का हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी होता है। देखिए क्या होता है, हमारे नेवल वाले एरिया में, यानी कि जहाँ पे हमारा नेवल एरिया होता है, जहाँ पे हमारे नेवल वाले एरिया में साइड में लगभग 3 से 5 मिलीमीटर का एक होल बनाते हैं। उस होल से एक लंबा सा लेप्रोस्कोप मतलब एक पतला सा, लगभग उसकी अगर मोटाई की बात करूं बिल्कुल 1-2 mm की मोटाई से एक रॉड नुमा लंबा सा लेप्रोस्कोप होता है। उसमें कैमरा लगा होता है आपके, और उसमें कैमरा लगा होता है, लाइट लगी होती है। वो उस होल से हम भेजते हैं, और उसके ऊपर भी एक कैमरा लगा होता है जिसका वायर से कनेक्शन होता है मॉनिटर से। वो हम नेवल एरिया से हमारे डॉक्टर डालते हैं, और पूरी उस टूल्स की हेल्प से पूरे बाहर के यूट्रस को, फैलोपियन ट्यूब को, ओवरी को अच्छे से देखते हैं मॉनिटर पे, बहुत मैग्नीफाइड। मतलब ये जो सर्जरी है, ये जो टूल है, इसकी हेल्प से जो अंदर के ऑर्गन है बहुत मैग्नीफाइड, यानी बहुत अच्छे से क्लियर, बहुत 10 गुना अच्छे से मॉनिटर पे दिखते हैं। अगर फॉलोपियन ट्यूब है तो उसको हम स्क्रॉल करके बहुत ज़्यादा बड़ी फॉर्म में मॉनिटर पे दिखता है, कहाँ रुकावट है वो एग्जैक्टली दिख जाते हैं। और जो सर्जन होते हैं एक्सपर्ट सर्जन, हमारी अगर बाहर की तरफ कोई रुकावट है तो वो वहीं से देते हैं टूल से, क्योंकि वो दिख रही है। ये एक्सपर्ट करते हैं, वहीं से इसी टूल्स की हेल्प से वो इन सारी रुकावट को इन वायर की हेल्प से, ये टूल्स की हेल्प से निकालते चले जाते हैं, खोलते चले जाते हैं। ये एक तरीके से एक डायग्नोस्ड भी है, हमें पता भी चल जाता है, और सेम ही सिटिंग में उसका क्योर भी हो जाता है। मतलब हमारी कहाँ रुकावट है वो हमें दिख भी रही है, और हमारा उस रुकावट को उसी प्रोसीजर में हमारी उस रुकावट को सॉल्व भी किया जाता है, यानी कि उसे हटा भी दिया जाता है। सेम टू सेम हिस्ट्रोस्कोपी में भी क्या होता है, मतलब मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा एक नेवल एरिया में होल आया है, लगभग 2 स्टिचेस आए हैं। एक होल हमारा नेवल एरिया में होता है, एक होल हमारा पेल्विक एरिया की साइड में, मतलब हमारा मेरा लेफ्ट साइड में हुआ है। और इन होल के अंदर टूल्स डाले जाते हैं, उन टूल्स में लाइट लगी होती है। एक जिसको हम लेप्रोस्कोप कहते हैं, इसमें एक कैमरा बाहर की ओर लगा होता है, एक कैमरा हमारा अंदर की ओर लगा होता है। ये वायर से कनेक्शन, इनका कनेक्शन मॉनिटर से होता है। इन्हीं होल के जरिए जाकर डॉक्टर यूट्रस की बाहर का एग्जामिन कर लेते हैं, कहीं कोई रुकावट है तो सेम सिटिंग में, उसी में ये टेस्ट डायग्नोस भी है, और सेम सिटिंग में इसका क्योर भी हो जाता है। कहीं कोई रुकावट है इसको ठीक भी कर देते उस सेम प्रोसीजर में। अभी क्या है, अब देखिए जैसे ही इस टूल्स को लेके जाते हैं तो जहां जहां कोई रुकावट दिख रही है वो उसको ठीक भी करते जा रहे हैं। मॉनिटर में बहुत मैग्नीफाइड होकर 10 गुना बड़ा दिखता है हर एक ऑर्गन। उसकी मदद से डॉक्टर एक्सपर्ट सर्जन इसको
करते हैं और पूरी तरीके से ठीक करते जाते हैं। इसी तरीके से एक हिस्ट्रोस्कोप होता है जो यूट्रस के माध्यम से जाकर यूट्रस की स्पेस को, यूट्रस का जो एरिया है उसमें देखता है कि कहीं कोई फाइब्रॉइड या फिर एडहेशंस या फिर कोई चिपकी तो नहीं है एक दूसरे से वॉल यूट्रस की। तो सेम उसी हिस्ट्रोस्कोप की हेल्प से सारी चीजें, अगर कहीं कोई मांस का लोदा है या फिर कहीं फाइब्रॉइड है, कहीं एडहेशंस है, वो सेम प्रोसीजर में उसको क्योर भी करते चले जाते हैं। ये सारी चीजें मॉनिटर में बहुत 10 गुना बड़ी डॉक्टर को दिखती है और इसी वजह से इसीलिए सर्जरी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट बहुत, हमारे सर्जन एक्सपर्ट बहुत अच्छे से मॉनिटर में ये सारी जो भी हमारी प्रॉब्लम है फॉलोपियन ट्यूब में आपस में कहाँ रुकावट है, कहाँ चिपकी है, वो कहाँ कोई फाइब्रॉइड है, तो वो सेम प्रोसीजर में इन्हीं टूल्स की हेल्प से क्योर करते जाते हैं, मतलब कट करके उन्हें बाहर निकालते चले जाते हैं। और ये सारी चीजें बहुत इजीली हमारे एक्सपर्ट, हमारे सर्जन हमें कर देते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में लगभग 1 घंटे का या फिर लगभग मैक्सिमम अगर मैं कहूं तो 1 घंटे का टाइम लगता है। और ये मैंने प्रोसीजर समझा दिया। मेरे इस प्रोसीजर में 2 होल आए, एक नेवल एरिया में लगभग 4 mm का होगा और एक मेरे पेल्विक एरिया में लेफ्ट साइड में एक होल है जो लगभग 2 से 3 mm का है, यानी कि बहुत छोटे 2 होल हैं। अब वो क्योर भी, अब तो मेरा ये क्योर, मेरे टांके भी, मेरे स्टिचेस भी हट गए और वो पूरी तरीके से क्योर भी हो गया। ये टेस्ट से पहले का प्रोसीजर क्या है, इसकी प्रिपरेशन क्या है? देखिए, इसकी प्रिपरेशन में सबसे पहले डॉक्टर आपको 1 दिन पहले बोल देती हैं कि आप बिल्कुल भी शाम को मतलब डिनर ना करें। आपको लगभग डॉक्टर बोल देती है कि लगभग 24 घंटे की फास्टिंग बोल देती है। मुझसे डॉक्टर ने बोला था कि आप रात में कुछ भी ना खाएं और सुबह कुछ भी ना खाएं। मतलब इस टेस्ट से पहले हमें फास्टिंग करने के लिए डॉक्टर, इसकी प्रिपरेशन में पहला पॉइंट है कि इसमें फास्टिंग करनी होती है। 1 दिन पहले ही डॉक्टर आपको पूरा बता देंगे। लेप्रोस्कोपी अगर आपकी कल होने वाली है तो पिछले दिन की रात से आपको खाने के लिए डॉक्टर मना कर देंगे। फिर उसके बाद आप जब हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, आपको जो भी टाइम डॉक्टर 8 या मॉर्निंग का टाइम देती है या आफ्टरनून का टाइम देती है, उससे 1 या 1.5 घंटे 2 घंटे पहले आपको हॉस्पिटल में लगभग 2 घंटे पहले वो आपको बुला लेती है। उस बीच में देखिए क्या होता है, उस बीच में आपको एक एनीमा दिया जाता है। हाँ, मुझे एक एनीमा दिया जाता है कि कुछ भी मल है तो वो एनीमा के थ्रू निकल जाता है। पहला तो एनीमा दे दिया जाता है। दूसरा, जो भी आपने ऑर्नामेंट्स वगैरह पहने हैं, जो भी आपने कुछ भी पहना है, आपको क्योंकि आपको सर्जरी होने जा रही है, किसी तरह का कोई ऑर्नामेंट हो उसको निकाल के रख दिया जाता है। या फिर तीसरी बात कहूं तो आपको ग्लूकोज देना शुरू कर दिया जाता है। ग्लूकोज देना आपको एकदम से, यहाँ पे मेरे इंजेक्शन लग गए थे, यहीं से यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी अभी भी स्वेलिंग है, हल्का सा थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अभी भी थोड़ा पेन सा हल्का रह रहा है। यहीं से मेरी इंजेक्शन लगे थे और यहीं से ग्लूकोज की बोतल मेरे को चढ़ना स्टार्ट हो गई थी। ये लगभग प्रोसीजर शुरू हो जाता है 1-1.5 घंटे पहले। पेट के हेयर वगैरह सब अच्छे से क्लीन किए जाते हैं। जैसे जब आपका ये सारा काम हो, एनीमा से आपका जो भी इंटेस्टाइन में मल है वो निकल जाता है। तो एनीमा के लिए मैं पहले ना कर रही थी, लेकिन एनीमा लेना बहुत जरूरी है। भले ही आपने फास्टिंग रखी हो, लेकिन एनीमा लेना जरूरी है। आपको एनीमा डॉक्टर देंगी। फिर जब सर्जरी के लिए आपको बुलाया जाता है सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में, उस वक्त डॉक्टर आपको धीरे धीरे जनरल एनेस्थीसिया देती है, जिसमें आप जब आपको लेटना होता है, आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि अब आप पूरी तरीके से बेहोश हो गए हैं। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से आप बेहोश हो गए। उसके बाद सर्जरी आपकी होती है, कुछ भी पता नहीं रहता है। ये सर्जरी 1 घंटे के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। और क्या ये सर्जरी में बहुत पेन होता है? देखिए, इस सर्जरी में इंजेक्शन लगते हैं, ग्लूकोज चढ़ता है, पहले से 1 घंटे पहले से ही ग्लूकोज चढ़ना शुरू हो जाता है और जनरल एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगता है। तो ये तो नहीं कहूंगी कि पेन नहीं होता है, हल्का, ये पूरी प्रोसीजर में पेन तो रहता है हल्का पूरे इस ऑपरेशन के दौरान पेन हल्का रहता है, हल्का दर्द तो रहता है, क्योंकि इंजेक्शन लग रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ रहा है, जनरल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग रहा है, आपका यूरिन की किट लगा दी जाती है, थोड़ा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा पेन पूरे प्रोसीजर के दौरान रहता ही है।
उसके बाद आपका जैसे ही टेस्ट हो जाता है, डॉक्टर आपको टेस्ट, मेरा 2 बजे मेरा आफ्टरनून में टेस्ट हुआ, 3 बजे ये कंप्लीट हो गया और मैं उस दिन हॉस्पिटल में ही रही और मेरे ग्लूकोज चढ़ते रहे, कंटिन्यू ग्लूकोज चढ़ते रहे और अर्ली मॉर्निंग हम 10 बजे डिस्चार्ज। हालांकि हम उस दिन भी हो सकते थे, लेकिन मैं सेफ साइड से कि हमें कोई कमजोरी ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, तो हम एक दिन के लिए आप वहां पे डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये था पूरा प्रोसीजर लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी कराने जा रही हैं। इसी तरीके से पॉजिटिव होके जाइए, किसी तरह का कोई डर मत रखिए और ये सर्जरी में आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनर से बहुत छोटे छोटे से 2 होल होते हैं और इजिली ये सर्जरी बहुत सेफ है। बहुत छोटे छोटे से 2 होल होते हैं, उसके जरिए बड़ी इजिली तरीके से डॉक्टर इसको बहुत अच्छे से कंप्लीटली करते हैं। लेकिन हम ये जरूर मेक श्योर कर लें कि जहां से भी आप लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी करा रहे हैं वहां पे काउंसलिंग लें और उसके बाद पूरी रिपोर्ट जो लेप्रोस्कोपी हुई है, क्या क्या लेप्रोस्कोपी के पूरे प्रोसीजर में क्या क्या हुआ है, कहाँ से टूल्स डाले गए हैं, क्या अंदर का पूरा ऑब्जर्वेशन, इसकी पूरी आपको एक फाइल मिलती है, पूरे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी का हॉस्पिटल बहुत ज्यादा एक बेहतरीन हॉस्पिटल में आप ये टेस्ट कराइए, एक्सपर्ट सर्जन के पास आप ये टेस्ट कराइए। बस यही मुझे एंड में कहना है। थैंक यू सो मच। अगर मेरे आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और एक ऑन है उसे प्लीज प्रेस करिए, क्योंकि मैं डेली इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती रहूंगी और जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।